हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बल, गति एवं दाब। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी फेसबुक पेज पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इसके जो नोट्स है PDF जो है फेसबुक पेज पर आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो आप वहाँ पर जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगी। इसके साथ टेलीग्राम चैनल पर भी आपको PDF मिल जाएगी। तो दोनों सब, जो फेसबुक पेज की लिंक है मेरी और टेलीग्राम की लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वह है बल। तो बल क्या होता है पहले हम जानेंगे बल, फिर उसके बाद गति एवं दाव के बारे में। तो बल क्या होता है? तो बल अनेक प्रकार के होते हैं। मोस्टली आप सभी लोग जानते हैं कि बल क्या है, लेकिन उसे परिभाषित कैसे करें तो मैं यहाँ पे आपको परिभाषित करके बता देता हूँ कि बल जो है अनेक प्रकार के होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होते हैं, दुर्बल बल होता है, क्षीण बल होता है, प्रबल बल होता है, आदि प्रकार के जो है बल होते हैं। भौतिक राशि में जो बल होता है वह एक सदिश राशि है। भौतिक राशि में बल एक सदिश राशि होता है। बल वैसे होता क्या है तो मैं आपको बता दूं कि बल जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो उस पर धक्का दिया जाए उसको, या खींचा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बल। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उसको लगाया गया धक्का या उसे खींचना, उसको बोलते हैं हम बल। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुपाती होता है। अभी हम न्यूटन के गति के नियम भी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। बल की व्याख्या जो मैंने अभी आपको बताया वो है, सिंपल भाषा में बल किसे बोलेंगे, तो एक वस्तु जो यदि विराम अवस्था में है तो उसे गतिशील बनाने के लिए, या कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसे विराम अवस्था में लाने के लिए जो उस पर धक्का दिया जाता है या उसे खींचा जाता है तो उसे हम बोलते हैं बल। मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है वस्तु की स्थिति जो है वह स्थिर है, मतलब वह रुकी हुई है। इसके साथ एक वस्तु जो है गतिमान अवस्था में है या वह चल रही है। तो उन दोनों की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जो उस पर धक्का दिया जाए, जैसे जो चल रही है उसको रोकने के लिए जो उस पर उसको धक्का दिया जाता है, खींचा जाता है, उसको हम बल बोलते हैं। या जो स्थिर है या एक जगह खड़ी है उसको गतिमान करने के लिए तो उस पर जो धक्का दिया जाता है उसको हम बल बोलते हैं। इसी तरह यदि एक स्प्रिंग या रबड़ बैंड को खींचा जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। या यदि एक बैलून को दबाया जाता है या अर्थात धक्का दिया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। तो वस्तु के आकार में परिवर्तन करने के लिए भी जो उस पर आरोपित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बल। स्पष्ट है कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन या आकार परिवर्तन के लिए या तो उसे धक्का दिया जाता है या खींचा जाता है, अर्थात बल लगाया जाता है। अर्थात यह धक्का देना या खींचना ही बल है। तो आप समझ गए होंगे कि बल किसे बोलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा बल, तो बल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। मैं आपको मात्रक पढ़ा चुका हूँ। तो एसआई मात्रक जो है न्यूटन होता है और सीजीएस मात्रक जो होता है हमारा डायन होता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1.9 न्यूटन। 1 किलोग्राम बराबर इक्वल टू होता है हमारा 9.8 न्यूटन। इसके बाद जो है हमारा 1 न्यूटन जो होता है हमारा वह होता है 10⁵ डायन के बराबर होता है। तो यह आपको याद रखना है, यह पूछ लेता है। और बाकी मैं आपको जो है इसके मात्रक में आपको बता चुका हूँ, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, पूरे मात्रक जो है मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद आते हैं बलों के प्रकार। तो अभी हमने बलों के प्रकार देखे थे कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है, विद्युत चुंबकीय बल होता है, दुर्बल एवं क्षीण बल होता है, प्रबल बल होता है। तो पहला है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है हमें ऊपर से नीचे की ओर खींचती है, तो उसको बोलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है दिया था न्यूटन ने जो है इसको परिभाषित किया था गुरुत्वाकर्षण बल को। आपने वो कहानी भी सुनी होगी सेब वाली, तो वही है गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी जो हमें अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वस्तु जो पृथ्वी पर उपस्थित है, चाहे वो मेज हो या कुछ भी हो, वो सब वस्तुओं के बीच में भी एक आकर्षण बल लगता है, उसे भी हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। वह हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण, या जो हमारी अन्य वस्तुओं के साथ जो हमारे बीच में आकर्षण बल लगता है वह हमें महसूस नहीं होता। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो करती है। साथ में एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है वो करता है सेंटर ऑफ मास की वजह से, और पृथ्वी या बाकी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो करते हैं सेंटर ऑफ मास की वजह से। सूर्य की परिक्रमा जो होती है हमारे ग्रहों की, तो उसमें जो है सेंटर ऑफ मास की जो है वो परिक्रमा करते हैं, और साथ में गुरुत्वाकर्षण की वजह से तो वो करते ही हैं।
और गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो हमारी पृथ्वी पर है वह है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको यह याद रखना है, पूछ लेता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान है हमारी पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे जी के मान में परिवर्तन। यह जो आपको दिए गए हैं यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीधे जो है क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में। पहला है आपका, इसमें जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। आप यदि पृथ्वी की सतह जमीन में को अंदर को जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा, यदि या फिर आप पृथ्वी से सतह से ऊपर की ओर जाएंगे तब भी गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा। जी का मान महत्तम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, मतलब सबसे अधिक जो है जी का मान यदि हमारी पृथ्वी पर देखा जाए तो उसके दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर जी का मान अधिक होता है। यहाँ की भूमध्य रेखा पर आने पर पृथ्वी का मान जो है घटता है। या यहाँ पर लिखा होगा कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो बढ़ता है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ जो है अधिक होता है। तो पृथ्वी का जो आप कह सकते हैं स्पीड जो है, स्पीड की वजह से जी का मान घटता है। जितनी अधिक स्पीड होगी उतनी अधिक जो है जी का मान घटेगा। जितनी धीरे स्पीड से घूमेगी पृथ्वी जी का मान बढ़ेगा। तो आगे देख लेते हैं, इसमें जी का मान न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं आप। इसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है। यही मैंने आपको अभी बताया कि स्पीड से जो है स्पीड बढ़ने पर जी का मान घटेगा, गुरुत्वाकर्षण का मान घटेगा, और स्पीड कम होने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का मान शून्य हो जाएगा या भार शून्य हो जाएगा। पृथ्वी जिस गति से अभी घूम रही है, यदि इसी गति की 17 गुना और स्पीड से घूमने लगे पृथ्वी, तो हमारे जो भूमध्य रेखा है या आप कह सकते विषुवत रेखा है, उस पर जो है किसी भी वस्तु का मान जो है शून्य हो जाएगा, या आप कह सकते किसी वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लिफ्ट में पिंड का भार, या लिफ्ट में किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का भार पर क्या असर पड़ता है यदि लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है, तो उसके बारे में बताया गया है। और ये क्वेश्चन जो है आपके सीधे पूछे गए हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन जो है पॉइंट अच्छे ध्यान से समझना है, सुनना है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, हमको ऐसा लगता है कि भार बढ़ गया हो। यदि लिफ्ट हमारी जमीन से ऊपर की ओर जाती है, ऊपरी मंजिल की ओर जाएगी, तो उसमें स्थित कोई वस्तु हो या मानव हो, उसमें स्थित कोई भी पिंड हो, तो उसका भार जो है हमें बढ़ा हुआ प्रतीत होता है कि जैसे बढ़ गया हो। इसके बाद जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है हमें घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वो एक समान गति से जो है ऊपर और नीचे जाती है तो उसमें उपस्थित पिंड के भार में हमें कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। चौथा पॉइंट है हमारा, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार शून्य होता है, यही भारहीनता की स्थिति होती है। यदि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है और जो जिस रस्सी से वह लटकी हुई है वह टूट जाती है तो उसमें उपस्थित पिंड का भार जो है शून्य हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को बोला जाता है कि आपको लिफ्ट के फर्श पर लेट जाना है, ताकि जो फोर्स लगेगा जब लिफ्ट टकराएगी तो आपके शरीर में, पूरे शरीर में बट जाए और आपको अधिक चोट ना आए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड उसकी फर्श पर से उठकर जो है छत पर चिपक जाएगा। मतलब यदि इसमें बोला गया है कि यदि जो लिफ्ट टूट के जो है नीचे की तरफ आ रही है और वो किस स्पीड से आए, वो आए 9.8 मीटर पर सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड से नीचे की तरफ आ रही है, उसका त्वरण जो है स्पीड जो है नीचे आने की वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक हो, क्योंकि हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उससे यदि अधिक हो तब उसमें स्थित, उस लिफ्ट में स्थित कोई भी पिंड हो या कोई भी वस्तु हो तो वह उठ करके ऊपर चिपक जाएगी। लिफ्ट के जो ऊपरी वाला फर्श है उस पर जाके चिपक जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्युत चुंबकीय बल। तो विद्युत चुंबकीय बल जो है दो प्रकार का होता है, स्थिर विद्युत चुंबकीय बल एवं चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल किसे बोलते हैं, तो चुंबकीय बल वो कहलाता है जो दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला बल होता है उसको चुंबकीय बल बोलते हैं, और दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले को स्थिर विद्युत बल बोलते हैं। तो स्थिर विद्युत बल उसको बोलते हैं जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है, उसको बोलते हैं हम स्थिर विद्युत बल। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय बल। तो आपने एक चुंबक देखी उसका नॉर्थ एवं साउथ पोल जो होते हैं उनके बीच जो है
लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल। नेक्स्ट है आपका दुर्बल एवं क्षीण बल। तो दुर्बल एवं क्षीण बल कहाँ हम समझ सकते हैं, रेडियो एक्टिव तत्वों में। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं हमारे, तो उनकी क्षय की प्रक्रिया में विकर्ण निकलते हैं, जिसे हम विक्षय बोलते हैं। या आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव क्षय जो होता है हमारा, होता है अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में होता है। जो हमारे रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलती किरणें, कौन सी किरणें निकलती हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। यह जो है बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। तो इसमें जो है बी कण जो निकलते हैं उसको बोलते हैं बी क्षय। इस प्रक्रिया में जो बी कण निकलने की प्रक्रिया है, बी क्षय की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में नाभिक जो है, नाभिक अंदर जो है एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक एंटी न्यूट्रॉन के रूप में विच्छेदित हो जाता है, टूट जाता है। ध्यान से समझिएगा कि इस प्रक्रिया में जो है नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन के रूप में जो है विच्छेदित हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसमें जो है दुर्बल बल और प्रबल बल को हम समझेंगे। दुर्बल बल क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन के मध्य में जो परस्पर क्रिया होती है वह होती है क्षीण बल के कारण। इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रॉन के बीच में जो परस्पर क्रिया होती है वह होती है किस बल के कारण, क्षीण बल के कारण। और हम जानते हैं किसी परमाणु के नाभिक में स्थित कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। तो इनके बीच में इतना अधिक प्रबल बल होता है कि दो प्रोटॉन होते हैं वह प्रतिकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे को बाहर नहीं फेंक पाते हैं। देखिए, दो प्रोटॉन होते हैं तो उनके बीच में जो बल लगता है वह लगता है प्रतिकर्षण बल। एक होता है आकर्षण बल, एक होता है प्रतिकर्षण बल। जो विपरीत मतलब बाहर को धकेलता है उसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इतना शक्तिशाली जो है आकर्षण बल होता है कि दो प्रोटॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को बाहर नहीं फेंक पाते हैं, नाभिक के बाहर नहीं फेंक पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रबल बल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें जो है क्वेश्चन आंसर है थोड़ी, तो कुछ ही है, दो चार क्वेश्चन आंसर तो देख लेते हैं। और आगे जो है दिया गया है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, इसको बिना पढ़े ही दे देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। तो आप लोग जानते हैं 1/6 भाग जो है सबसे नजदीक है। इसके बाद यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक किसे माना जाता है। तो न्यूटन को जो है गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक माना जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम जो है न्यूटन ने दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी तल के ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो है घटता है। जी का मान शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र जो है मध्य का जो केंद्र है, तो वहां पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसके बाद यदि इस पर एक जो है परिभाषा भी दी गई है, या आप कह सकते तर्क भी दिया गया वैज्ञानिकों द्वारा, कि यदि कई लोग कहते हैं कि पृथ्वी में क्यों ना ऐसा किया जाए कि छेद कर दिया जाए, मतलब जो एक साइड से दूसरी साइड निकल जाए। वैसे तो ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन यदि मान लेते संभव है, उसमें कोई पिंड डाला जाता है तो वो कभी भी पृथ्वी से बाहर नहीं निकल पाएगा दूसरी ओर, क्योंकि पृथ्वी के जो है केंद्र में जाके के जी का मान जो है शून्य हो जाता है। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है आपका, गुरुत्व जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो वह वस्तु के आकार पर या द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है, आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल जो है समान लगता है प्रत्येक वस्तु के ऊपर, उसके आकार एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि आप निर्वात में, जहाँ पर हवा नहीं चल रही हो, निर्वात हो या रुकी हुई हवा हो, तो आप देख लेना, अपने रूम में देख लेना जहाँ पर जो है वायु उसको डिस्टर्ब ना करे। या निर्वात के लिए बोला गया है कि चाहे एक छोटा सा पिंड ले लीजिए, एक बड़ा पिंड ले लीजिए, आपस में दोनों को छोड़िए नीचे की तरफ, तो दोनों जो है एक साथ ही जो है नीचे आएंगे। दोनों पर जो है ग्रेविटी फोर्स जो है बराबर लगेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो जी का मान घटता है ऊपर या नीचे जाने पर। नेक्स्ट आता है आपकी गति। तो गति जो है हमारी क्या होती है, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है, तो उस वस्तु की इस अवस्था को क्या बोलते हैं, हम गति बोलते हैं। जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि वह समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में जो है परिवर्तन कर रही है, अपनी स्थिति में को बदल रही है, वो जहाँ थी वहां से दूसरी जगह जा रही है, शिफ्ट हो रही है, उसको बोलते हैं हम गति। सामान्य शब्दों में गति का अर्थ है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन जो है गति कहलाती है। तो आप गति समझ गए होंगे।
जो वस्तु में विस्थापन होता है उसको बोलते हैं गति। नेक्स्ट आता है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे वो दिए थे 3, और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। तो पूछ लेता है न्यूटन द्वारा लिखित जो प्रिंसिपिया पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है, जिसे उन्होंने सन 1687 में संकलित किया था। इसके बाद आता हम नियम, तो जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और सर्वप्रथम यह नियम दिया था गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने यह नियम दिया था। और प्रथम नियम जो है प्रतिपादित होता है न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन का जो दूसरा नियम है उस नियम से जो है प्रथम नियम निकल के आता है। तो देख लेते हैं, इसी को हम जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो प्रथम नियम क्या बोलता है कि यदि कोई वस्तु जो है निर्वात है, तो निर्वात में यदि कोई वस्तु गतीय अवस्था में है, निर्वात आप कह सकते हैं जहाँ पर मतलब कोई भी वायुमंडल ना हो, उसको बोल देंगे निर्वात। जैसे अंतरिक्ष में, तो वहाँ पे इसमें बोला गया है कि कोई वस्तु निर्वात में यदि गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहना चाहती है, यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो अपनी स्थिति में बनी रहना चाहती है। जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु जो है गति कर रही है तो वह रुकना नहीं चाहेगी, जब तक उसको रोका ना जाए, बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाए, फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाए, जब तक वह रुकेगी नहीं। और यदि कोई वस्तु रुकी हुई अवस्था में है तो वह चलना नहीं चाहेगी या ऑटोमेटिक नहीं चलेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। आपको यहाँ पर उदाहरण दिख रहे होंगे, 2 उदाहरण दिख रहे हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा जो यहाँ पर जो है विराम अवस्था की स्थिति, इसको दर्शाते हैं। यह जो है आपने एग्जाम्पल जो है अपने घर में किया भी होगा या प्रैक्टिकल, या जो विराम अवस्था की स्थिति को दर्शाता है। एक गिलास है, उसमें नीचे पानी है या खाली गिलास है, ऊपर उसके ऊपर एक कागज रखा हुआ है, कागज के ऊपर सिक्का रखा हुआ है। यदि आप कागज को झटके से बाहर झटका देंगे तो कागज जो है फेंक जाएगा, या झटके से खींचेंगे तो कागज जो है निकल आएगा। और सिक्का जो है विराम अवस्था में होने के कारण वह जो है इस गति की अवस्था का विरोध करेगा, वह अपनी स्थिति में रुका रहता है। इस अवस्था का जो है विरोध करेगा, जो आपने जो है खींचा कागज, तो उससे जो है वो गति की अवस्था में आना चाहेगा, लेकिन वो अपनी विराम अवस्था के कारण उसका विरोध करते हुए वो वहीं टिका रहता है। और यदि एकाएक को खींचा जाए तो सिक्का जो है जाके सीधे गिलास में गिर जाता है। तो सिक्का जो है विराम अवस्था में ही रहना चाहता था, इसलिए वो विराम अवस्था में है, उस जाके सीधा कहाँ पर गिरेगा, गिलास में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे एक हमारा जो है, तो यह है हमारा गति की अवस्था वाला, तो गतिमान अवस्था। क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है, आप देखेंगे यदि आप एक किसी बॉल को ऊपर को उछालेंगे तो वह बॉल जो है आपके हाथ में ही आती है। तो इसका कारण यह है कि वह बॉल भी जो है आपके साथ गतिमान अवस्था में है। यदि आप बोलेंगे अभी तो हम गाड़ी के अंदर हैं, तो आप छत पर भी बैठ जाइएगा, किसी बस की छत पर बैठ के फिर फेंकिएगा बॉल, तो आप देखेंगे कि बॉल आपके हाथ में ही आएगी। तो इसका कारण यह है कि जो है बॉल भी जो है गति की अवस्था में होने के कारण वह भी गति की अवस्था में रहना चाहती है, इस वजह से वो आपके हाथ में आती है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ में कि अब आप आगे बढ़ गए, बॉल वहीं गिरे तो बॉल पीछे रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉल भी जो है गतिमान अवस्था में है, तो वह भी गतिमान अवस्था में रहना चाहती है। तो आप लोग समझ गए होंगे प्रथम नियम को। प्रथम नियम को इसी को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और इसे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, क्योंकि यह सर्वप्रथम जो है गैलीलियो ने दिया था। सेकंड है हमारा द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम क्या होता है, तो किसी वस्तु के जो संवेग होता है, संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। तो किसी वस्तु का जो संवेग होता है उसमें जो बदलाव आता है, तो उस वस्तु पर जो बल आरोपित होता है उस बल के जो है वह समानुपाती होता है, तथा समान दिशा में घटित होता है। जिसे हम आप बोल सकते हैं F=ma। जो F है हमारा वो यहाँ पर है द्रव्यमान एवं त्वरण के बराबर, यानी किसी पिंड का त्वरण आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या है हमारा, तृतीय नियम आप लोग जानते हैं कि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर भी जो है सिंपल जो भाषा में बोले तो प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। तृतीय नियम का अर्थ है कि किसी बल के संगत एक और बल है जो उसके समान एवं विपरीत होता है। तो कोई भी बल हो उसके संगत एक और बल होता है जो उसके समान होता है और उसके विपरीत होता है। जैसे आपने बंदूक चलाई होगी, यदि बंदूक वो वाली नहीं चलाई तो आप गए होंगे कहीं पे मॉल या कहीं मार्केट में, तो आपने एयर गन जरूर यूज की होगी, गुब्बारे फोड़ने वाली जो गन होती है ना, एयर गन। तो उसको जब आप चलाएंगे तो आप देखेंगे कि पीछे की तरफ वो गन जो है धक्का मारती है हमारे कंधे पर, तो जो वह घलता है हमारे तृतीय नियम के अनुसार विपरीत जो बल लगता है
तो उसके अनुसार। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या प्रत्येक बल के बराबर विपरीत बल जो है हमारे ऊपर आरोपित होता है। जो हम कह सकते हैं घर्षण बल है, तो वह भी जो है तृतीय नियम के अनुसार होता है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि किसी बॉल को दीवार पे मारेंगे या कहीं पर भी, तो वो भी जो है हमारी तृतीय नियम के अनुसार होता है। तो प्रत्येक बल के बराबर जो है एक दूसरा विपरीत बल होता है, या कह सकते हैं प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दाब। तो दाब क्या होता है? तो किसी सतह या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? हम दाब बोलते हैं। यह परिभाषा आपको याद रखनी है कि किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं, और दाब को हम जो है पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसे पास्कल के द्वारा जो है मापा जाता है। तो पी से प्रदर्शित करते हैं। दाव एक अदिश राशि है, और पी इक्वल टू जो हमारा होता है एफ अपॉन में ए। पी इक्वल टू होता है एफ अपॉन में ए। एफ हमारा जो है पृष्ठ पर लंबवत जो है बल होता है, और ए हमारा जो है पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो पी इक्वल टू होता है हमारा एफ अपॉन में ए। इसका ऐसा ही मात्रक जो पूछ लेता है वह होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाव का जो ऐसा ही मात्रक है वह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे पास्कल या पी ए भी कहते हैं। दाव एक अदिश राशि है। इतना आप समझ गए होंगे दाव क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय दाव। तो वायुमंडलीय दाव जो हमारा होता है, इसको हम मापते हैं जो है बैरोमीटर के जरिए मापते हैं वायुमंडलीय दाव को। सामान्य वायुमंडलीय दाव वह दाव होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। जो पारा होता है ना, पारे के माध्यम से जो है हम वायुमंडलीय दाव का पता लगाते हैं। वायुमंडलीय दाव का ऐसा ही मात्रक जो है बार होता है। तो इसका जो है पास्कल होता है हमारा, और इसका जो हमारा होता है वायुमंडलीय दाब का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बार होता है। एक बार बराबर होता है हमारा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक बार बराबर होता है हमारा 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको जो है बैरोमीटर से मापते हैं वायुमंडलीय दाब को, जिससे आपको इसका ऐसा ही मात्रक भी याद रखना है, बार और बैरोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एक बार के बराबर होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो कम होता है। जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, या पहाड़ों पर खाना बनाने पर जो खाना है वो जल्दी नहीं पकता, टाइम से पकता है। यही कारण है कि कुकर में जो है खाना जल्दी पक जाता है, क्योंकि उसमें जो है दाब अधिक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा वायुयान में बैठे यात्री के जो फाउंटेन पेन होता है उसकी स्याही जो है रिस जाती है। वायुमंडलीय दाब जो है कम होने की वजह से जो है वह स्याही रिस जाती है, ऊपर से निकल जाती है। तो वायुयान में बैठे हुए जो यात्री होते हैं उनके जो फाउंटेन पेन होते हैं तो उनकी स्याही जो है रिस जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर की सहायता से जो मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। जैसे कि देख लेते हैं, बैरोमीटर का पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है, जैसे बैरोमीटर दिया गया है तो उसमें जो उसका पाठ्यक्रम है जब एकाएक नीचे गिरे, उसकी वैल्यू एकाएक नीचे गिरे, तो समझ जाते हैं कि आंधी तूफान आने वाला है। तो इसका मतलब होता है आंधी तूफान आने वाला है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि वह धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि एकाएक नीचे गिर जाए तो इसका मतलब है आंधी या तूफान आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि दिन साफ रहने वाला है, दिन साफ होने की संभावना है। क्योंकि प्रकृति है तो उसको क्लियर नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन इससे जो है अनुमान लगाया जाता है बैरोमीटर के पाठ्यांक के जरिए। नेक्स्ट हमारा द्रव्यमय दाब। तो द्रव्यमय दाब क्या होता है? दाब तो आप सभी लोग जानते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब बोलते हैं। तो द्रव्यमय दाब क्या है? द्रव्य के अणुओं के द्वारा जो द्रव्य की किसी बर्तन में जो द्रव्य रखा है उसकी दीवारों पर या उसकी तली के एकांक क्षेत्रफल पर जो बल आरोपित होता है, द्रव्य के अणुओं द्वारा जो बल आरोपित होता है उसे हम बोलते हैं द्रव्य का दाब। अब द्रव्य के दाब का पता कैसे लगाते हैं? तो किसी भी बिंदु पर या किसी समुद्र के अंदर या किसी द्रव्य के अंदर जो है किसी बिंदु पर दाब का पता लगाने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है, वह होता है गहराई मल्टीप्लाई द्रव्य का घनत्व मल्टीप्लाई हमारी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, यह तीनों जो है, इन तीनों का यदि मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो उस बिंदु पर जो है हमें द्रव्य का दाब पता चल जाएगा कि कितनी गहराई पर कितना द्रव्य का घनत्व है और कितनी उसकी जो है
ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी वहाँ पर क्या है, तो उन सभी तीनों का यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें द्रव्य का दाव पता चल जाएगा। द्रव्य का दाव जो है घनत्व पर निर्भर करता है, किसी भी द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि किसी द्रव्य का घनत्व अधिक है, डेंसिटी अधिक है, तो द्रव्य का दाव भी बढ़ेगा। यदि डेंसिटी बढ़ाई जाती है तो द्रव्य का दाव भी बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द्रव्यों में दाव के नियम। जो दाव के नियम है द्रव्यों के अंदर, वो देख लेते हैं। स्थिर द्रव्य में एक ही क्षैतिज तल पर स्थिर सभी बिंदुओं पर दाव समान होता है। मान लेते हैं कि कोई समुद्र है, उसका पानी जो है रुका हुआ है, तो उसकी सतह पर जो दाव द्रव्य के द्वारा लग रहा होगा, सॉरी सतह के अंदर मान लेते हैं 1 मीटर, तो क्षैतिज रेखा आप समझिए कि 1 मीटर वाली एक रेखा खींच लीजिए। तो हर जगह जो है यदि स्थिर है हमारा जल, तो हर जगह 1 मीटर पर बराबर सेम दाव लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पर दाव जो है आपका 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है आपका दाव लग रहा है 1 मीटर गहराई में। तो जिस स्थान पर 1 मीटर गहराई में 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लग रहा है, यदि उसी को 1 किलोमीटर दूर जाके भी, यदि वो द्रव्य एक ही द्रव्य है वो स्थिर है, तो 1 किलोमीटर दूर जाके भी यदि आप 1 मीटर की गहराई पर वहां पर दाव आप ज्ञात करेंगे तो सेम ही आएगा आपका 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्थिर द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाव प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। यदि द्रव्य स्थिर है तो उस बिंदु पर जो है प्रत्येक दिशा में जो है दाव जो है बराबर लगता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है द्रव्य के भीतर किसी बिंदु पर दाव स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका किसी बिंदु पर द्रव्य का दाव द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। जो अभी मैंने आपको बताया, घनत्व अधिक होने पर दाव अधिक होता है, तो उसके घनत्व पर जो है निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा जो हमारा इजराइल का है शायद डेथ सी, उसका घनत्व बहुत अधिक है, जिसमें जो है इंसान डूबता ही नहीं है, मरता ही नहीं, उसके अंदर डूब के मर ही नहीं सकता, उसका घनत्व बहुत अधिक है। तो उसके अंदर जो है दाव जो है बहुत अधिक होगा, उसका दाव जो है यदि उसके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जो है दाव बहुत अधिक होगा। तो द्रव्य के घनत्व पर जो है या डेंसिटी पर जो है द्रव्य का दाव निर्भर करता है। इसके बाद जो है हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसके। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो अभी हमने पढ़ा, उसको बोलते हैं दाव। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, ये आपको परिभाषा याद रखनी है। बैरोमीटर यंत्र से वायुमंडलीय में किसे मापा जाता है, तो दाव को या दबाव को, वायुमंडलीय दाव को जो है बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। बार किसकी इकाई है, तो वायुमंडलीय दाव की जो इकाई है वह है बार। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा, और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और जल्दी से जल्दी फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे जो है 12 के कंप्लीट हो जाएँ।